नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो आपके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन आपके न्यू मिलेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी शुरू करेंगे ये क्लास, कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स का आपके प्रश्न है, और ये इस सेक्शन में हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे और हिंदी के वीडियो आपको अलग से मिलेंगे। तो जीएस का जो सेक्शन है उसमें आपके 38 नंबर से जो प्रश्न शुरू होता है, उसका पहला प्रश्न है आपका कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने, या वी स्मिथ ने, या आर के मुखर्जी ने, या डी आर भंडारकर ने? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है 38 का। और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है आपका कि एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, या जहांगीर ने, या नूरजहां ने, या शाहजहां ने? बताइएगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 का। तो इसका सही उत्तर है आपका 39 का सी ऑप्शन, नूरजहां ने एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। अगला जो आपका प्रश्न है वो है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, या संपत्ति कर? बताइएगा मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? 40 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका लगान निर्धारण का तरीका। क्या? लगान निर्धारण का तरीका मध्यकाल में बटाई शब्द था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, या 17 नवंबर 1859? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 41 का, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है आपका कि आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ आपके घटनाओं के स्थल लिखे हैं और दूसरी तरफ राज्य लिखे हैं। तो बारदौली कहां पर स्थित है, चौरी चौरा कहां पर स्थित है, यरवदा कहां पर स्थित है, और नोआखली कहां पर स्थित है, यह आपको पहचानना है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। तो चौरी चौरा और यरवदा दो चीजें बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में अभी भी रही हैं हाल के समय में, और पहले भी रही हैं, महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे यह आपको पहचानना है 42 का। तो 42 का देखिए, जो चौरी चौरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल, यहां पर आपकी जो हाल की बात करें तो यहां पर जो आपके संजय दत्त अभिनेता हैं वो जेल गए थे। और जो आज़ादी के समय की बात करें तो यहां पर गांधी जी को भी जेल में रखा गया था, यरवदा जेल में। तो सी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो आपका बी का 4 किसमें है और सी का 1 किसमें है? सी ऑप्शन में है। तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो गुजरात में बारदोली स्थित है और नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरीके से आप अपने दो, अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है आपको? तो 42 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? बताइएगा शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1919 में किया, या 1917 में किया, या 1921 में किया, या 1896 में किया?
तो 43 का कौन सा ऑप्शन है सही होगा, और कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। अगर आपका भरोसा स्वयं में जग गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और आप लोग पूछा करते हैं कि कौन सी किताब खरीदें, तो मार्केट में एक किताब आई है, उसके बारे में मैं अभी आपको पहले बता दूं, फिर आपको ये पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो उस किताब के बारे में अभी आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी, और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है, और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आपने अभी तक 43 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बात करते हैं 44 का। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी पृष्ठभूमि भारत में नहीं, जो खिलाफत आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि भारत में नहीं। तो ए ऑप्शन है आपका, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी, या बी ऑप्शन, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, या सी, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, या डी, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसमें बहुत ही वेस्ट ऑप्शन आपको बी लगेगा, क्योंकि गांधी जी के मन में एक लालच आया कि हम अगर अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, इससे उन्हें सहयोग तो नहीं मिला और भारत के 2 टुकड़े और हो गए। 44 का बी ऑप्शन, और कहा जाता है कि भारत के 2 टुकड़े हुए, लेकिन उस समय भी भारत के 3 टुकड़े हुए थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था जिसे पाकिस्तान कहा गया, और एक पूर्वी पाकिस्तान बना था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो 2 हिस्से, इधर एक पश्चिम से कटा, एक पूरब से कटा। तो भारत के 3 खंड हुए थे 1947 में, लेकिन आपको 2 बताए जाते हैं। जो वर्तमान बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान हुआ करता था, ये भी भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपका कि 45, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, या राज वाम बद्ध आंदोलन, या अनुकूल प्रविघटन, या अविधेयक? बताइएगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? 45 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, राज वाम बद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ए, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लाजपत राय होगा यहाँ पर, लाच नहीं होगा, लाजू होगा। किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में
प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। तो इसमें एक और कारण था, वो था रॉलेट एक्ट का विरोध। तो उस समय किचलू, एक इनका पूरा नाम था सैफुद्दीन किचलू, और एक और नेता थे सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इनके विरोध में प्रदर्शन किया था, और एक और मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। और 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, और इत्तेफाक से उस दिन बैसाखी का भी त्योहार था। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 46 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पावाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 47 का भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। 47 का तो सही है आपका, वो डी है। नारियों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, जिसके लिए आवाज उठाई सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। बताइएगा 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वीटी रंदेव थे, या सत्यभक्त थे, या लाला लाजपत राय थे, या एनएम जोशी थे? बताइएगा 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? 50 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बेगम ऑफ अवध। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। यूपी तथा बिहार के ब्राह्मणों में से, पूर्व के बंगाली और उड़िया लोगों में से, उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से, मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मराठों में से। 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। तो जो विभिन्न प्रकार की रेजिमेंट बनी हुई है भारतीय सेना में, ये ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को दमन करने के लिए बनाई गई, कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विरोध उत्पन्न हो रहा है तो फिर जो सेना है वो वहां पर किसी दूसरे भारत के भाग की पहुंचे, ताकि उनके रिश्ते उनके सामने ना आए, वो भावुक ना हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में व्यापारिक संगठनों, ट्रेड यूनियंस का क्रांतिकारी चरण था। 1939 से 49, 1926 से 39, 1918 से 26, 1917 से 18। तो 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, जमीन राजस्व लगान का संवैधानिक स्वरूप या जमींदारी उन्मूलन। तो 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो 54 का कौन सा ऑप्शन है आपको ये बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। देखिए ए और बी दोनों मिलाकर ये कार्य पूरा होता है। पहले दोनों सदन इसको पारित करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो ये अधिनियम बन जाता है। क्लियर आपको? तो 54 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है? समाप्त होने का विषय नहीं है। 55 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, 55 का, तो डी ऑप्शन सही है। किसी सदस्य के कार्यकाल का समाप्त होने का समय निश्चित होता है, लेकिन जो राज्यसभा है वो एक सर्वथा चलने वाला सदन है, ये कभी भी समाप्त ना होने वाला सदन है। अगला प्रश्न है आपका कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन,
महान्यायवादी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 14 या 18? 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे उसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। तो जो प्रस्तावना है, इसमें प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, उसमें जो शब्दों का क्रम है, जिस प्रकार से यूज हुए हैं, वो सही क्रम आपको यूज करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही क्रम क्या है आपको बताना है। और 58 का जो सही क्रम है आपका वो है 3। सार्वभौमिक सबसे पहले आता है, उसके बाद समाजवादी आता है, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष आता है या पंथ निरपेक्ष, और फिर आता है आपका प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर आपका 2 होगा, जो 4 लिखा है वहां पर आपका 2 होगा। क्लियर आपको? तो 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सही क्रम है। ए ऑप्शन आप इसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति या एक प्रशासकीय अधिकरण या एक परामर्शदात्री समिति या एक निरीक्षण प्राधिकरण? बताइएगा 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एक प्रशासकीय अधिकरण। क्या एक प्रशासकीय अधिकरण होता है विकास खंड पर पंचायत समिति? अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 60 का, तो 60 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सिंचाई क्षमता का 74.78% पूरा होता है बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से? तो 61 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, बृहद परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है आपका कि सुमेलित करना है आपको, अत्यधिक गर्म क्या है, अत्यधिक ठंडा क्या है, अत्यधिक वर्षा क्या है और अत्यधिक सूखा क्या है? यह आपको पहचानना है। और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपको पहचानना है। अत्यधिक गर्म जो है वो सहारा का है। क्या जो सहारा का मरुस्थल है ये अत्यधिक गर्म है। और अत्यधिक ठंडा जो है वो अंटार्कटिका है। क्या अत्यधिक ठंडा जो है वो अंटार्कटिका है। और अत्यधिक वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। तो अत्यधिक सूखा क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 62 का। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। ए ऑप्शन है वृद्धि, बी ऑप्शन है कमी और सी ऑप्शन है आपका कोई प्रभाव नहीं और डी ऑप्शन है आपका कोई अन्य नहीं। तो बताइएगा 63 का कौन सा ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ए वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से या उत्पाद शुल्क से? तो 64 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, बिक्री कर से। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? और 65 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की व्यवस्था लागू की गई थी या अवधारणा लागू की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय डिवाइड बाई पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण या बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व? तो 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है 76, 56, 67 या 52? तो 67 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत? 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका डी, यकृत। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में एक समय पर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद था, अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गुजरात? तो 69 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगला प्रश्न है आपका, लिट्टे इसके लिए है लंकन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, लंकन ट्रूप्स फॉर तमिल एम्पायर या उपयुक्त में से कोई नहीं? 70 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल
इलम। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडेल का नियम है, जैव विकास है, डीएनए संरचना है, आनुवांशिकता और विचरण है। तो 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका डी। जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। अगला प्रश्न है आपका कि मेंडेल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कापिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? तो 73 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है आपका कि भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर्ण, बीज या कली? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? 74 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बीज। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बताइएगा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? यह आपको बताना है। न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पराक्सीसोम में होता है। तो 75 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके जीएस और करंट अफेयर सेक्शन पर आधारित थे। ये 38 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 38 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। निरंतर पढ़ाई करते रहिए। अगर सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत भी करिए, उसके लिए योजनाएं भी बनाइए और परिश्रम करिए। सपना तभी सच होगा जब आप उसके लिए दिन रात एक करेंगे, अपनी आंखें खोल के बैठेंगे, अपने कानों को खोल कर बैठेंगे, औरों की कम सुनेंगे, अपने भविष्य के लिए ज्यादा फोकसवान रहेंगे। तो धैर्य बनाकर रखिए, मेहनत करिए, भर्ती आएगी और आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपकी दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा और जितना हो सके लाइव वीडियो देखने से बचिए, क्योंकि लाइव वीडियो में आपका बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद किया जाता है टीचर्स के द्वारा कमेंट पढ़कर। तो अपने समय का सदुपयोग करें और अपने रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।